खबरें जो आपको जगा दें। क्या इज़राइल नेपाल है? क्या इज़राइल, मुझे लगता है बहुत सारे पत्रकार जो वहाँ पहुँच चुके हैं वो नक्शे में भी नहीं बता सकते हैं कि इज़राइल है कहाँ। उसके बावजूद भी जो उनको वहाँ लेके गया है वो है एक पूरी कंस्टिट्यूएंसी, एक ऐसी पूरी कंस्टिट्यूएंसी तैयार हो गई है जो कुछ भी मुस्लिम नफ़रत के नाम पर ख़रीदने को तैयार है। ये लोग वहाँ पर गए हैं ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि स्टूडियो से नफ़रत फैलाना काफ़ी नहीं था। इसके लिए हम बाकायदा टिकट ख़रीद के जा सकते हैं। और आपको हंसी आएगी अगर मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ से रिपोर्टिंग हो कैसे रही है। मतलब फ़िलिस्तीन तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इज़राइल में भी एक होटल में ये लोग रुके हुए हैं, होटल से ही अंदर से पीस टू कैमरा करते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, वहीं से रिपोर्टिंग करते हैं। यानी कि जो आप स्टूडियो में आराम से कर सकते थे वो चीज़ इजरायली अधिकारी सोशल मीडिया के ज़रिए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए सारी सूचनाएं वैसे ही दे देते हैं। वहाँ आके उस होटल में भारतीय पत्रकारों को कोई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, लेकिन वहाँ पर एक होटल में बंद होकर सिर्फ ये कहने के लिए कि हम यहाँ पर मौजूद हैं ताकि नफ़रत फैलाई जा सके। 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये लंबा देखिए खिंचने वाला है ये पूरा झगड़ा। और 2024 से पहले अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें से प्रेडिक्शन ये है कि इसमें से 4 कम से कम और हो सकता है 5 भी बीजेपी हार रही है। तो ये सब लोग गए हैं, अब ये चुनावी कैंपेन करने के लिए गए हैं दरअसल बीजेपी के लिए इज़राइल जाके, ताकि और ज़्यादा एक फसाद का नया एक मोर्चा खोला जा सके। अभिषेक उपाध्याय लगातार कह रहे मैं तो मरते मरते बचा। अब मैं इंडिविजुअल जर्नलिस्ट पे कमेंट्री नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको पता है कि युद्ध की रिपोर्टिंग है तो फिर आप बचेंगे भी। कल मैं एक देख रही थी, बड़ा हास्यास्पद वीडियो था जिसमें एक भारत का ही पत्रकार था, एक इन्हीं टीवी चैनल में से एक, और पीछे जो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था तो उसको इजरायली फ़ौजी को उसे बताना पड़ा कि तुम जहाँ हो वो तुम्हारा स्टूडियो नहीं है, खामोश हो जाओ, यहाँ युद्ध चल रहा है। मैम, कुछ लोग इसको आतंकवाद की लड़ाई बता रहे हैं, कुछ लोग इसको आज़ादी की लड़ाई बता रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पूरे तौर पे मैं कहती हूँ कि इसका जो टूल है वो अलग हो सकता है, लेकिन आज जो हमास ने किया वो एक बहस हो सकती है कि ऐसा करना चाहिए था। क्या जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी का पूरा मुद्दा है, क्या उसे फ़ायदा पहुँचाया या नुकसान पहुँचाया? लेकिन ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये पूरी जो लड़ाई है ये 23 लाख फ़िलिस्तीनियों की लड़ाई है, ये कुछ 100 और कुछ हज़ार हमास की लड़ाई नहीं है। ये पूरी दुनिया में जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत जो कि मानवता के सिद्धांत हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत हैं, वो तमाम संयुक्त राष्ट्र के तमाम डिक्लेरेशंस और संयुक्त राष्ट्र की तमाम जो संधियां हैं जिन पर हमारे जैसे देश ने भी सिग्नेचर किए हैं, ये उस सब के विरुद्ध है। वो ये कहता है कि एक व्यक्ति को अपनी पूरी आज़ादी के साथ रहने का हक है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि फ़िलिस्तीन उतना ही फ़िलिस्तीनियों का है जितना इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का है और जितना हिंदुस्तान भारतीयों का है। तो ये लड़ाई, ये संघर्ष 75 साल पुराना है और मुझे नहीं लगता कब तक चलेगा। मेरी नज़र में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो मानवाधिकारों को सबसे ज़्यादा मैं प्राथमिकता देती हूँ, मुझे लगता है कि ये पूरा मुद्दा 75 साल पुराना मुद्दा है। ये 4 दिन 5 दिन पुराना मुद्दा नहीं है, और ये मुद्दा है फ़िलिस्तीन के 23 लाख लोगों की आज़ादी और उनके बुनियादी अधिकारों। इजराइल ने कहा गाजा को खाली कर दीजिए, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़रूर ट्वीट किया है कि वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप विदेश मंत्रालय का वो पढ़िए जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा है कि फ़िलिस्तीन को अपने लिए पूरा अधिकार है। देश की जनता बहुत, आप दोनों चीज़ें पढ़िए। आप कहाँ जाए, देश की जनता समझ नहीं आ रहा, देश की जनता बहुत सस्पेंस में है, क्या करे? सस्पेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है ये तस्वीर बिल्कुल साफ़ है कि आज़ादी, अधिकार और जो बुनियादी मानवाधिकार हैं उनके लिए खड़ा होना है। एक हिंदुस्तानी को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि उसे अपने लिए क्या चाहिए, जितना उसे अपने लिए चाहिए, जितना उसे अपने लिए चाहिए उतना ही उसे फ़िलिस्तीन के लिए भी सोचना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, वे कहते हैं कि जो भारत सरकार के खिलाफ होगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखा गया एएमयू में आंदोलन हुआ और एएमयू के 4 छात्रों पर केस दर्ज कर लिया गया। मुझे लगता है कि फ़िलिस्तीन, अभी भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी नागरिक की आज़ादी के लिए, किसी भी नागरिक के जो कानूनी अधिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठाना अभी भी संविधान में गैर कानूनी नहीं है। अलीगढ़ के सांसद, भाजपा के जो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि एएमयू में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ तो जब आम जनता नाराज़ है,
आज़ाद है सब कुछ कहने के लिए, तो अब नेताओं का क्या जिक्र करें। मैं तो सिर्फ सीधे तौर पे इसको देखती हूँ कि इसको हिंदू मुस्लिम राजनीति के एक नए मोर्चे के तौर पर खोला जा रहा है। इनको नहीं पता कि फ़िलिस्तीन का इतिहास क्या है, नहीं पता कि जो इज़राइल है उसके आतंक का कितना पुराना इतिहास है 75 साल में। मैं तो समझती हूँ कि पूरी दुनिया में जितना आतंक इस वक्त है और आतंक की पूरी हिस्ट्री है, उसका आधा हिस्सा कम से कम इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो ये पूरा संघर्ष है, जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई है, उससे पैदा होता है। अगर फ़िलिस्तीन नहीं होता तो पूरी दुनिया का आधा आतंक नहीं होता। आरफा जी, क्या एक आप सवाल है कि भारत जिस में तरह से प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? एक मिनट, मैडम, जिस तरह से जो मीडिया है, मीडिया के कुछ पत्रकार इजराइल पहुंचे हैं, और जब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हमारे देश में जो घटनाएं हुई, चाहे मणिपुर हुआ, चाहे फिर हाथरस हुआ, ये पत्रकार लोग नहीं गए, लेकिन भारत से बाहर जाके ये पत्रकारिता दिखा रहे हैं। कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत मासूम लोग हैं और इनको मणिपुर का वीज़ा नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं जा पाए होंगे। मणिपुर जाने के लिए वीजा या मेट्रो की जरूरत है? आपको लगता मुझे है तो ऐसे मोदी लगता जी है, गए हुए थे? अब ये सवाल इतना ही मासूम है, इसका ऐसे ही जवाब दिया जा सकता है कि भाई क्यों नहीं गए मणिपुर। मोदी जी मैम, जनता कंफ्यूज है कि हम, जैसे मोदी जी ने कहा है कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन सही है। तो जनता कंफ्यूज है कि किसका समर्थन करना चाहिए और कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है। देखिए, आपको ना तो सरकार को सुनने की ज़रूरत है, ना ही आपको टीवी चैनल को सुनने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि मानवता का तकाजा क्या कहता है। आपका क्या नाम है? निशा, आपको क्या चाहिए एक इंसान के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर? आपको चाहिए कि आपको बुनियादी अधिकार होने चाहिए, आपके पास बुनियादी आज़ादी होनी चाहिए, और आपको ये हक़ हो कि आप किसी भी तरह की पहचान के बावजूद आपको जीने का हक़ हो। सिर्फ इतना ही एक फ़िलिस्तीनी मांग रहा है। क्या आप इसके ख़िलाफ़ हो सकती हैं? तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि मतलब हमें फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जबकि दोनों की ही लड़ाई। आपने कहा कि अभी एक सवाल पूछा गया था कि फ़िलिस्तीन को आतंकवादी कहा जा रहा है, तो इसमें दोनों चीज़ों में कौन, मतलब मैं वही सवाल मेरा दोबारा से वही है कि इसमें हम किसको सही कहें और किसको गलत कहें? देखिए, फ़िलिस्तीन को मुझे नहीं लगता कोई आतंकवादी कह रहा है। हमास की आतंकवादी कहने पे बहस हो सकती है कि संयुक्त राष्ट्र ये कहता है कि भाई हमास जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। अब टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? टेररिज्म की बुनियादी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई अपने राजनीतिक उद्देश्य से हिंसा का इस्तेमाल करता है, वो आतंकवाद है। तो हमास जो कर रहा है, हमास ने जो मासूम वहाँ इजरायली लोगों की हत्या की, वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके साथ साथ इसी सांस में, इसके बिना ये वाक्य पूरा नहीं होगा कि जो इजराइल कर रहा है 75 साल से, वो लगातार आतंकवादी कार्रवाई है जो हमास के मासूम लोगों के ऊपर कर रहा है। तो हमास के गुनाह लिखने का समय तो है ये, लेकिन जो पूरा एक नरसंहार का 75 साल का इतिहास है इजराइल का, उसके बिना हमास की नाइंसाफ़ी की कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैम, जिस तरीके से गजा का बिजली, पानी और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख रही हैं? जो भारतीय मीडिया का कोई भी इसको नहीं उठा रहा है कि इजराइल ने कहा गाज़ा को खाली कर दीजिए। मुझे तो लगता है कि दुनिया के इतिहास में ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हॉलोकॉस्ट की आपने कहानियाँ सुनी होंगी, हम तब ज़िंदा नहीं थे, हम मौजूद नहीं थे। मैं समझती हूँ कि जो यहूदियों के साथ 1930 और 40 के दशक में जो जर्मनी में हुआ, आज वही लोग जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित थे, जिनके ऊपर ये प्रताड़ना हुई, ये जुल्म हुआ, इत्तेफाक देखिए आप, ये बहुत दुखद इत्तेफाक है कि वही लोग आज हॉलोकॉस्ट कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोगों के ऊपर। इससे कम इसको नहीं आंका जा सकता। हमने हॉलोकॉस्ट की कहानियाँ पढ़ी थी, आज अपने सामने हम हॉलोकॉस्ट होता हुआ देख रहे हैं। मैम, थैंक यू।